सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव मेहमान हैं जनाब इंतखाब आलम साहब। इंतखाब आलम साहब न सिर्फ एक बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर हैं बल्कि उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी हैं एज ए साबिक कोच भी रहे हैं, मैनेजर, क्रिकेट मैनेजर रहे हैं पीसीबी के, आपको पता है बहुत ही अहम पोजीशन रही है इनकी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, इसके अलावा डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट भी रहे हैं। और इनके दौर में जो आपके पाकिस्तान को 76 साल में अगर कोई वर्ल्ड कप जीता है तो वो 92 का वर्ल्ड कप है, जो उस वक्त ये क्रिकेट मैनेजर थे इंतखाब आलम साहब। इन्हीं के मैनेजमेंट के दौर में T20 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने जीता है। इसके अलावा नेहरू कप भी इनकी मैनेजमेंट में जीता गया, और शारजा कप, अगर मैं सही हूँ तो शारजा कप भी इनकी मैनेजमेंट में जीता गया है। तो इनसे आज बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। मेरे साथ हैं इंतखाब आलम साहब। सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, लाउड एंड क्लियर। अच्छा सर, मैं सबसे पहले जो बात शुरू करूंगा वो ये यहाँ से शुरू करूंगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की क्रिकेट के हालात है, इस पे तो मैं आऊँगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड है जिसके 4 मेंबर हैं एसोसिएशन के, 4 मेंबर हैं डिपार्टमेंट के, 2 कॉरपोरेट और 2 वज़ीर आज़म के नुमाइंदे होते हैं, और ये सिलेक्ट करते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को। हालांकि इनकी सिलेक्शन मेरी नॉलेज के लिहाज से वही होती है जो वज़ीर आज़म जिसको रिकमेंड करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये प्रॉपर तरीका है सिलेक्शन का पीसीबी के चेयरमैन का, या इसमें कोई तब्दीली होनी चाहिए? सर डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन वेरी सिंपल टर्म्स मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। दरअसल ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो शजरा है उसमें ये बहुत वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो पैटर्न चीफ बनेगा पीसीबी का, और उसके बाद ये जो भी प्राइम मिनिस्टर है ये उनकी प्रोगेटिव है कि वो जिसको भी चाहें आप नॉमिनेट कर दें, जिसको चाहें वो चेयरमैन बना दें। हम दरअसल बिलीव नहीं करते लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ में डॉक्टर साहब, वी बिलीव इन शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़। आप अंदाज़ा लगा लें कि पिछले के 2 साल के अंदर अंदर 4 चेयरमैन हमारे चेंज हुए हैं। रमीज़ राजा था, वो हटा, उसके बाद नजम सेठी साहब आ गए, फिर ज़का साहब आ गए, अब चौथे आपके आ गए हैं मोहसिन नकवी साहब, क्या नाम है इनका, मोहसिन नकवी साहब आ गए जी, मोहसिन नकवी साहब। तो कहने का मतलब ये है कि दरअसल जो भी नया चेयरमैन आए, कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि कम से कम इनके पास 3 साल का टेन्योर होना चाहिए। ये उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि कोई सही बात नहीं होती, कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपने को जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड हैं दुनिया के, को 12 टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ अपना रेपो बनाना है, उसके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग करनी है। फिर जो भी नया आएगा वो अपनी सिलेक्शन कमेटी बनाएगा, और नए को आपके पास नए कोचेज़ आएंगे, तो ये सिलसिला बहुत गंभीर बन जाता है, वो चल नहीं सकता। दरअसल इसके लिए हमें चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं, और जो बोर्ड के मेंबर हैं, मैं समझता हूँ इसमें कम से कम मेरे लिहाज से कुछ 6 फॉर्मर क्रिकेटर्स होने चाहिए, कि जो भी चेयरमैन आए, चाहे वो क्रिकेट जानता है या नहीं जानता हो, लेकिन आपके अगर बोर्ड में आपके पास 6 फॉर्मर क्रिकेटर्स होंगे तो वो बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से वो बोर्ड चला सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात की कि अगर इन चीज़ों में कंटिन्यूटी होगी तो भी तो स्टेबिलिटी आएगी, वरना स्टेबिलिटी नहीं आएगी। मैं ये पूछता हूँ सर कि क्या पाकिस्तान में बड़े अजीम क्रिकेटर पैदा किए हैं पाकिस्तान ने, तो क्या पाकिस्तान के इन अजीम क्रिकेटर को हम, पाकिस्तान की हुकूमत क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बनाती है, जिसमें वो अपनी उस एक्सपीरियंस का बहुत कम देखने में आया है, बहुत कम,
कि जनाब पाकिस्तान के अजीम क्रिकेटर्स को माइनस करके पसंद के नापसंद के सियासी इंटरेस्ट के लोगों को अहम ओहदे दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज एक जवाल की हैसियत रखता है। उसकी क्रिकेट भी हम समझते हैं कि एक लवर की हैसियत से कि आज वुमेन क्रिकेट और आपके मैन क्रिकेट दोनों जवाल का तो ये किस हद तक आप समझते हैं कि सियासत ने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाही के दहाने तक पहुंचाया है? देखिए ये सर, आपने ये जो कहा बड़ा अच्छा सवाल है कि और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ कि बात फिर वहाँ पर ही आ जाती है कि जो आपके 12 बोर्ड के मेंबर हैं वही पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाते हैं। अगर उनमें आप क्रिकेटर्स को लेके आएंगे, वो आपको सही किस्म के मशवरे देंगे, आपको बताएंगे कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके साथ वो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, उसमें भी मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत ज़रूरत है उसको ऊपर करने की। पिचेस आप ऐसे ही बनाएं कि जो कि आपको क्या कहते हैं फ्यूचर के लिए आपके पास अच्छे क्रिकेटर्स आएँ, आपके पास अच्छे स्पिनर्स आएँ। अब आप देख लें ओवर द ईयर्स हमने कोई भी आज तक उतना को आला किस्म का वर्ल्ड क्लास किस्म का स्पिनर नहीं निकाला। पर जो आपकी क्रिकेट एकेडमी है, क्रिकेट एकेडमी का तो काम ही यही है दरअसल कि 24 घंटे उसने लड़कों पे काम करना है और उसने आपको स्पिनर्स तैयार करके देने हैं। लेग स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, ऑफ स्पिनर हो, फिर आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर। तो ये तो सारे काम एकेडमी में होते हैं। एकेडमी में आपके पास इस तरह के लोग होने चाहिए जो कि विद वास्ट एक्सपीरियंस के उनको आपको तैयार करके दें। वही मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी आ जाती है। अगर एक कंटिन्यूटी रहेगी तो उसमें स्टेबिलिटी भी आएगी। पर ये कम से कम मैं समझता हूँ जो भी नया चेयर बनाया उसको कम से कम 3 साल का पीरियड मिलना चाहिए। लेकिन सर अगर 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 चेयरमैन सिफारिश पे आए और अगर चीफ सिलेक्टर भी सिफारिश पे आए, कप्तान भी सिफारिश पे बनी, टीम में भी सिफारिश से दोस्तों को भर लिया जाए, तो उस टीम का, उस क्रिकेट बोर्ड का क्या असर होगा सर? यही तो मैं कह रहा हूँ ना आपको कि अगर जो भी इस बोर्ड के मेंबर हैं, एक आधा ही क्रिकेटर इस वक्त होगा, बाकी तो सारे ही यानी कि क्रिकेटर्स नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड मेंबर्स में क्रिकेटर का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो चेयरमैन साहब को और बाकी जो कि बोर्ड के मेंबर हैं उनको कन्विंस कर सकें कि तरीक़ेकार ये है। मैं आपको ये थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। वे बैक जब मैं इंग्लैंड में काउंटी खेल रहा था तो वहाँ जो इंग्लैंड का जो चीफ सिलेक्टर था एलेक बेट्सर, वो 15 साल चेयरमैन रहे सिलेक्शन कमेटी का। आप अंदाज़ा कर लो कि किस किस्म की उनकी कंटिन्यूटी थी, कितनी स्टेबिलिटी थी। और वो जो सिलेक्टर्स थे उनको भी 10-10 साल हो गए थे। यहाँ तो 1 साल भी सिलेक्टर नहीं रहता, उसको तो लड़के का पता ही नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए और हो सकती हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप सही लोगों को सही जगह पे लगाएंगे तो इंशाल्लाह क्रिकेट आपकी बढ़ेगी। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो हम फॉरेन कोच पे बिलीव करते हैं, पाकिस्तान में अजीम क्रिकेटर मौजूद हैं। जब भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को कोच बनाया गया, आपने क्रिकेट मैनेजर की हैसियत से काम किया। मैंने बताया, जब मैंने पढ़ा कि वर्ल्ड कप 92 आपकी मैनेजमेंट में हुआ, T20 भी आपकी मैनेजमेंट में हुआ, नेहरू कप भी आपकी मैनेजमेंट में हुआ, मेरा ख्याल है शारजा कप भी आपकी मैनेजमेंट में हुआ। तो उसी तरह मैं पढ़ रहा था कि जनाब मोहसिन हसन खान जब चीफ कोच थे तो उन्होंने श्रीलंका में, जो श्रीलंका टॉप टीम थी उस वक्त, मजबूत टीम थी, उसको तीनों फॉर्मेट में शिकस्त दी। फिर बांग्लादेश की बड़ी मजबूत टीम थी, उनको भी टोटली उनके मुल्क में शिकस्त दी। फिर UAE आए तो वो उस टीम ने जो है वो बिल्कुल इंग्लैंड टीम को वॉश कर दिया। तो हमारे यहाँ आप जैसे मोहसिन हसन खान जैसे लोग मौजूद हैं, तो फिर हम फॉरेन कोच, चाहे वो बैटिंग का हो, फील्डिंग का हो, पता नहीं कौन कौन से कोच हम हायर करते हैं। तो क्या वजूहत है? क्या हमारे क्रिकेटर्स में ये सलाहियत नहीं है? लेकिन जब हम देखते हैं कि उनको ये मौका मिलता है तो वो साबित करते हैं। क्या कहेंगे सर? इसके तो मैं यही जवाब दूँगा डॉक्टर साहब आपको। नो डाउट कि जब थोड़ी देर के लिए मोहसिन खान को बनाया गया था तो माशाल्लाह ही डिड अ वेरी गुड जॉब। लेकिन उसको हटा क्यों दिया?
इसका मेरे पास जवाब है नहीं। अनफॉर्चुनेटली वो है कि वही बात आ जाती है कि जब तक कि आप कंटिन्यूटी नहीं करेंगे लोगों के साथ, आपको इस तरह के रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे। आप अंदाज़ा लगा लें, इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम के साथ जो गई हुई है, आपके साथ कुछ 14 या 15 स्टाफ है। आप बताइए 30 लोगों का स्क्वाड है और उसमें आप देख लें कि किस किस्म के लोग हैं। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको जी लिस्ट पढ़े करके पढ़े सुनाऊं। पढ़े सर, बिल्कुल पढ़िए, आप पढ़िए लिस्ट। अब ये देख लें, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, इनके साथ टीम के साथ एक सीनियर मैनेजर है, उसके बाद एक टीम मैनेजर है, उसके बाद हेड कोच है, उसके बाद असिस्टेंट कोच है, फील्डिंग कोच है, मेंटल परफॉर्मेंस कोच है, हाई परफॉर्मेंस कोच है, फिजियोथेरेपिस्ट है, सिक्योरिटी ऑफिसर है, मैस्योर है, टीम डॉक्टर है, एनालिस्ट है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोच है, मीडिया डिजिटल मैनेजर है। अब आप देख लें कि ये तकरीबन 29-30 लोगों का स्क्वाड बनता है कि वो ड्रेसिंग रूम में ये बिल्कुल ही फिश मार्केट होगी। और ये जो 7-15 बंदे हैं, इनका रोल क्या है, वो यानी इतना कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आपको इतने लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, इस पर भी गौर होना चाहिए। सर वो जो आपने बताया, पूरी लिस्ट बताई 15 लोगों की जिसकी ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं वर्ल्ड कप 92 का आपने जीता, पाकिस्तान ने पहली दफ़ा 76 साल में अगर कोई वर्ल्ड कप जीता है तो वो एक ही है, और उसमें आप एज ए मैनेजर थे। आपके साथ कितने लोग थे जो यहाँ पर लिस्ट में मौजूद हैं सर? मेरे साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट गया था बस, दैट्स इट, और कोई मेरे साथ बंदा नहीं था, सारे काम मैं खुद करता था। बिल्कुल। तो बताइए, पहले शायद पैसे नहीं थे, अब खरबों रुपए हैं सर, उसको बांटना है, दोस्तों को निभाना है, किस तरीके से दिया जाए। एक और सवाल का जवाब एक और सवाल का जवाब बताएं सर। यहाँ पर मैं पढ़ रहा था, आप मेरी तस्दीक कीजिएगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में मैनेजर तक तो सिलसिला समझ में आता है, सीनियर टीम मैनेजर का कोई ओहदा नहीं होता है। एक ऐसा शख्स जो चीफ सेलेक्टर है, जब वो सिलेक्शन कर देता है तो फिर उसका फिर टीम के साथ जाना या रहना कोई मायने नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ना सिर्फ चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने टीम सेलेक्ट की, बल्कि उनको सीनियर टीम मैनेजर बनाकर इस टीम के साथ 15 रुकनी पर्सनल के साथ भेज दिया गया है। तो आप लोगों के ज़माने में भी कोई सीनियर टीम मैनेजर होता था सर? नहीं सर, ये मेरे लिए एक बड़ी अजीब सी बात है कि इस तरह का ओहदा तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं। दरअसल अभी भी मैं समझता हूँ जो टीम के साथ इतने लोगों की ज़रूरत दरअसल है नहीं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लोग हैं। इसको आपको एक एनालिस्ट की ज़रूरत है, आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। बाकी जब हम टीम में जाया करते थे तो आउटसोर्स कर लेते थे हम, क्योंकि इतने लंबे चौड़े लोगों को साथ ले जाना मैनेजमेंट के लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लम सा बन जाता है। लेकिन इनमें से जो गए हैं, इनके साथ को 14-15 लोग जो गए हैं, मैं समझता हूँ कि इनके साथ को 4 या 5 आदमी हो तो बहुत है, और लोगों की आपको ज़रूरत है नहीं। दरअसल बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा डॉक्टर साहब, वो किसकी बात सुनेंगे, कुछ कोई कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा। तो आई होप कि ये इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। परफॉर्मेंस भी अभी सामने है आपके, मैं उस पर बात करूंगा, जो टीम की परफॉर्मेंस है और कप्तान की परफॉर्मेंस है। जी हाँ, मैं रुकूंगा, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जी इंतखाब साहब, ये जो फॉरेन कोच लेते हैं, इस फॉरेन कोच ने पाकिस्तान को कितने मैचेस से जिताए होंगे जिनको हम बहुत हैवी पेमेंट करते हैं सर? अब दरअसल मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि दे चार्ज यू लॉट ऑफ मनी। अब आप ये देख लें, आप 2 साल के बाद ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में। गैरी कर्स्टन को उन्होंने हायर किया। अब मुझे ये बता दें कि वो 1 महीने पहले पहुंचा है, यानी कि वो लीड्स पहुंचा है पहले मैच में। ना तो उसको लड़कों के बारे में पता होगा,
अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कंटिन्यूटी के, जब तक वो लड़कों के साथ कंटिन्यूटी नहीं रहेगा वो कैसे इनको पहचानेगा, वो क्या करना चाहता है, लड़का किस तरह खेलना चाहता है। तो ये कोई मैजिक वूंड तो है नहीं कि आपने घुमा दिया और वो सारा कुछ ही ठीक हो गया। इसके लिए आपको एक बहुत लंबा टाइम दरकार है कि लड़कों को पहचानने के लिए कि वो किस तरह लड़कों को खिलाना चाहता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पैसे का सर खेल है हम अपने क्रिकेटर पे एतमाद क्यों नहीं करते सर? उनको क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप देखें आपके पास कोई ऐसे लोग हो जो कि इस खेल को समझते हो तो ज़रूर चांस मिलना चाहिए। नहीं, मसलन ये तो उसी वक्त पता चलेगा ना सर कि जब कोई शख्स को आप मौका देंगे। जब आपको कोच बनाया गया तो आप पहले से कोई दुनिया में आपका इश्तहार तो नहीं था ना। जब बनाया गया आपने साबित किया। मोहसिन को बनाया गया, उन्होंने साबित किया। आपको मैनेजर बनाया गया क्रिकेट का, आपने साबित किया। आपको जो है वो दूसरे ओहदे दिए गए, आपने साबित किया। तो जब तक आप अपने क्रिकेटर को, जो अजीम क्रिकेटर पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो सर्विसेज देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप उनसे सर्विसेज लेने नहीं चाहते, ऐसा क्यों सर? आई विश आई कैन टेल यू डॉक्टर साहब, मेरे पास इसका कोई जवाब है नहीं। दरअसल ये तो जो लोग जो कि बोर्ड मेंबर जब ये सिलेक्ट करते हैं, ये तो उनको सोचना चाहिए कि आप अपने लोगों को प्रमोट करें, लोगों को चांस दें। अगर वो नहीं सही काम करते हैं तो ठीक है, उनको आप फायर कर सकते हो, लेकिन कम से कम उनको तो कॉन्फिडेंस में तो लेना आप। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, किसी ने लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, आपसे एडवाइस भी लेता हूँ, और मैं इससे पूरी तरह कन्विंस हूँ जो ये स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना सर, वो बहुत ही एक सेंसिटिव और अहम टेक्निकल इदारा है। और इस क्रिकेट से पाकिस्तान के करोड़ों लोग जो है ना इससे मुंसलिक हैं, शायकीन सर। बहुत सेंसिटिव ये सब्जेक्ट है। उसमें सर एक ऐसा पीसीबी का चेयरमैन को, और कहा यह जाता है कि ये फुल टाइम जॉब है। तो ये मुझे बताइए कि आया ये फुल टाइम जॉब है या नहीं है? क्योंकि किसी ने लिखा है कि हाउ ए सिंगल पर्सन runs to full-time job. No one in the world can do justice. Chairman PCB needs to do frequent visit abroad. How a country can afford an interior minister who is frequently abroad? This is self-defeating. तो ये आप इसको समझते हैं कि सर चेयरमैन पीसीबी को पाकिस्तान का कोई और ओहदा जो फुल टाइम जॉब है वो भी रखना चाहिए, वो इंसाफ कर सकेगा? वैसे ये हम कहीं हमने ये दरअसल याद देखा ही नहीं हमने किसी भी कंट्रीज़ में। हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो वही है। ये तो मैं कहूँगा जो बनाने वाले हैं, जो बन गया तो वो तो कहेगा कि ठीक है मुझे बना दें, लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए। ये उनका कसूर नहीं कि उन्होंने उनको 2 ओहदे दे दिए। ये तो जिन्होंने बनाया है उनको सोचना चाहिए कि ये वाकई ये फुल टाइम जॉब है। अब दूसरा बहुत मुश्किल हो जाता है इसको डिवाइड करना। लेकिन सर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने जिनके ऊपर जब दोहरी जिम्मेदारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं एक के साथ सिंसियरिटी निभाऊंगा, मैं अगर 2 में गया तो दोनों के साथ नहीं निभा सकूंगा, इसलिए लेने से इनकार करते हैं। लेकिन क्योंकि खरबों रुपए का बजट है, आपके पीसीबी का अरबों रुपए का है, और ख़ुद भी आदमी नवाजता है और दूसरों को भी नवाजता है, हमने तो यही देखा है। मैं एक चीज़ पे आता हूँ सर, माजी में ना पैसा था, ना फैसिलिटी थी, ना सपोर्ट थी। वो तो बाद में आके डिपार्टमेंट ने सपोर्ट किया, वरना तो क्रिकेटर आप लोगों के ज़माने में जिस तरह खेलते थे तो सर हमने बड़े नाम उस ज़माने में पैदा किए। आज जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी है, लोगों को 50-50 लाख रुपए भी मिलता है, फैसिलिटीज़ भी है, मॉडलिंग भी है, याशियाँ भी हैं, और इस तरह के 15-15, 20-20 कोचेस भी हैं, लेकिन सर आज हम अजीम क्रिकेटर नहीं पैदा कर रहे हैं, ऐसा क्यों सर? I wish I can answer that question, डॉक्टर साहब। उस ज़माने में अगर यू गो बैक इन 50s and early 60s तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उस ज़माने में तो पैसा बिल्कुल था ही, लेकिन एक शौक़ था, एक जुनून था कि पाकिस्तान का ब्लेज़र पहनने के लिए, पाकिस्तान की ग्रीन टाई के लिए पैसा तो मैटर ही नहीं करता था उस ज़माने में। और ना कुछ तरह की एकेडमीज थी। इट वाज शेयर लव ऑफ क्रिकेट।
जो कि लड़के निकल के सामने आते थे। और उस ज़माने में अगर आपको याद हो तो एक पाकिस्तान ईगल्स के नाम से हर साल टीम जाया करती थी इंग्लैंड, और ये जस्टिस कॉर्नेलियस साहब ने ये अदारा बनाया था पाकिस्तान ईगल्स के नाम का। तो ज़्यादातर हमें जो क्रिकेटर मिलते थे ये 4.5-5 महीने का टूर होता था इंग्लैंड का। जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेटर पैदा हुए हैं ये सारे ही उन टूरों से हुए हैं। और उसके बाद जो एक बड़ा अच्छा काम किया था अब्दुल हफीज़ कारदा साहब ने जो किया था, जो कि उस ज़माने में पैसा तो बिल्कुल था नहीं और डिपार्टमेंट उन्होंने आस्ता आस्ता शुरू किए, तो उससे फिर क्रिकेटर्स को नौकरियां मिलनी शुरू की और वो काम आगे बढ़ता गया। पर एक वक्त ये भी आया कि वो जो अदारे थे उनको ख़त्म कर दिए, हटा लिया गया। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही बड़ी ज़्यादती थी क्रिकेटर्स के साथ कि अच्छे भले लोगों को जॉब मिले हुए थे, वो अपना जॉब भी करते थे, साथ आप क्रिकेट भी खेलते थे। अब दोबारा इन्होंने रिवाइव किया, जो कि मैं समझता कि बहुत अच्छी बात है कि क्रिकेटर्स के पास जॉब होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़े। अच्छा सर, ये पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे तबाह हो चुके हैं सियासत की वजह से। पाकिस्तान के खेल भी अब सियासत की वजह से तो तबाह हुए हैं। एक असबाब तो ये है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खेलों में किस तरह सियासत घुस चुकी है। पसंद नापसंद है, लाइकिंग डिसलाइकिंग है, दोस्ती है, यारी है। अभी रिश्तेदारी में देख रहा था सर, खिलाड़ी हैं आपकी सिलेक्शन टीम में, आऊँगा, पहले एक और सवाल पहले कर लूँ तो सर ये तो इन्होंने तो तबाह किया है, लेकिन सर ये बताइए पाकिस्तान के ज्वारी क्रिकेटरों ने, जिन्होंने क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को सर? सर ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हुई है, बाकी भी जितने भी आप मुल्क लें सारी जगह ये काम हुआ है। और ये जैसा कि मैंने कहा बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं। ये होना नहीं चाहिए। आप पाकिस्तान को सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते, ये जितनी भी प्लेइंग कंट्री थी सब में ये इस तरह की वबा फैली है और अब यह है कि ये कुछ बेहतर है पहले से। लेकिन सर मसला ये है कि चलें हम तो बाहर की बात में देखें, पाकिस्तान के अंदर ऐसे बड़े नाम हैं सर, और इसके ऊपर बाज़ाब्ता इंक्वायरी कमेटी बनी, 3 जस्टिस थे, जस्टिस बनवारी, उसके बाद जस्टिस वजी और जस्टिस आपके एक और जो मेन जस्टिस थे, नाम इस वक्त मेरा जहन से निकल रहा है। उनकी रिपोर्ट से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, बड़े क्रिकेटर्स, ज्वारी जिन्होंने ये इस क्रिकेट को यहाँ तक लाए, तो आप समझते हैं कि क्रिकेट के ज़वाल में ये फैक्टर्स भी है, चाहे दुनिया वालों की क्रिकेट के हो, पाकिस्तान की क्रिकेट में ज़वाल का सबब वो ज्वारी एक्शन था जो पाकिस्तान के अहम तरीन क्रिकेटर ने किया सर? ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट डॉक्टर साहब चीज़ थी जो कि क्रिकेट ने बड़ा सफ़र किया, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान ने सफ़र नहीं किया और के मुल्कों ने भी बहुत सफ़र किया। और फिर आईसीसी इसमें बहुत स्ट्रांगली सामने आई और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की टीमें बनाई कि ये जो गंद फैला अब इसको किसी तरह से ख़त्म किया जाए। तो इस पर बड़ा काम किया है, हर कंट्रीज ने अपने मुल्क को साफ़ करने के लिए बहुत काम किया, पर आईसीसी लेकिन हमने काम नहीं किया सर। लेकिन हमने काम नहीं किया सर, हम तो अभी भी उनको ओहदे बांटते हैं, ओहदे देते हैं, बड़े बड़े मुकाम देते हैं, पैसा भी उन्हीं के पास है और क्रिकेट को तबाह भी उन्होंने किया है। हमने तो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, उसका रिजल्ट भी आ गया, लेकिन हम सज़ा नहीं दे सके। जब तक सज़ा नहीं है इंसाफ कैसे होगा? अच्छा सर, ये जो मौजूदा सिलेक्शन है क्रिकेट टीम की, ठीक है सर, आप समझते हैं कि ये सिलेक्शन जो हुई है क्रिकेट टीम की ये सही हुई है सर? डॉक्टर साहब बात दरअसल ये है कि जो ये टीम की सिलेक्शन हुई है, अब जो होना वो तो हो चुका, अब आप इसको अनडू तो कर नहीं सकते। तो मेरी तो एडवाइस इस वक्त यही होगी कि ये माशाल्लाह टीम बेहतर परफॉर्म करें और हम यहाँ बैठ के अगर वो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो तो ठीक है, और जो सुनता है इसको कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज इसलिए ही नहीं करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं ताकि लोग इससे सीखें और वो इस चीज़ को गलत तरफ ना लेके जाएं,
बल्कि अपना वेल विशर समझे तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है कि आप अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर भी ला, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि एक कप्तान, क्या एक बेहतरीन क्रिकेटर, एक बड़ा पॉप मसलन बहुत मशहूर क्रिकेटर या बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेटर जिसने बड़े रिकॉर्ड बनाए हुए, ज़रूरी नहीं सर वो एक अच्छा कैप्टन साबित हो। मैं उसकी एक मिसाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी राय लेना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि जनाब बाबर आजम जो है ना वो सुपरस्टार है इसलिए हमने उसको कप्तान बनाया, लेकिन सर मैं देखता हूँ कि इंडिया में वर्ल्ड कप में बुरी तरीके से उसकी कैप्टनसी नाकाम हुई, शिकस्त हुई पाकिस्तान को। फिर हमने देखा कि एशिया कप में उसकी कैप्टनसी में पाकिस्तान को नाकामी हुई। फिर हमने अभी इंग्लैंड में देखा 2 कप जो है वो नाकामी हुई, और उसको उससे पहले उनकी इस कैप्टनसी की नाकामी पे उनको हटाया गया और शाहीन आफरीदी को लाया गया। शाहीन आफरीदी 2 महीने रहे, फिर जो नए चेयरमैन आए और सिलेक्शन कमेटी आई, उन्होंने उसी कप्तान को जिसने तसलसल से पाकिस्तान की कैप्टनसी में नाकामी हासिल की थी उसको दोबारा बना दिया गया। क्या ये एक्ट सही है सर? क्या ये अमल सही है? क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानी शायकीन के लिए, मुल्क के लिए बेहतर है सर? सर ये आपने जो कहा दरअसल बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि एक बहुत अच्छा क्रिकेटर कैन नॉट बी अ गुड कैप्टन। एक बहुत अच्छा क्रिकेटर कैन नॉट बी अ गुड कमेंटेटर। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल इस तरह से आराम से आ नहीं जाती। ये दरअसल ये भी एक बड़ा वही बात आ जाती, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसमें बहुत मिसालें हैं दरअसल। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ये कि अगर आप किसी को कप्तान बनाते हैं तो उसको कम से कम आप उसको थोड़ा सा टाइम तो दें, उसको पीरियड तो दें। एक मैच हार जाएगा तब वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग हिम। तो मैं समझता वही वाली कंटिन्यूटी वाली बात है। अगर आपने एक को कप्तान बना दिया तो उसको फिर कोई 2 साल का पीरियड तो दे ताकि वो सीखे। अच्छा इंतखाब आलम साहब, ये सिलेक्शन पे मैं थोड़ी सी चीज़ सामने लाना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस किस्म की सिलेक्शन होनी चाहिए कि आपने क्रिकेट टीम में 3 विकेट कीपर लिए हुए हैं, रिजवान, उस्मान और आज़म खान। और आज़म खान जो हैं मोइन खान के बेटे हैं। एक दामाद हैं जनाब सकलैन मुश्ताक जो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, शादाब साहब, और वो कप्तान के जिगर हैं, बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं। एक शाहिद आफरीदी हैं, उनके दामाद हैं शाहीन आफरीदी। को दो एक को छोड़कर सारे ही कप्तान के और पीसीबी के और चीफ सिलेक्टर के पर्सनल दोस्त हैं। तो क्या ऐसी टीम परफॉर्मेंस देगी सर अमेरिका में? ये आप थोड़ी देर के लिए हटा दें कि हर मुहिब वतन ये चाहता है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन सर खुदा जीत प्लेट में रख कर नहीं देगा। अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी नहीं होगी, तरबियत अच्छी नहीं होगी, आपकी कंटिन्यूटी नहीं होगी, बहुत सी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये आप समझते हैं ये टीम जिसको आपने कहा ये सिलेक्शन है सर? ये दरअसल आप इस तरह की चीज़ें जब करते हैं जब आपको पता ना हो, दरअसल आपको यही ना पता हो कि आपके ओपनर्स कौन हैं, आपका बेस्ट विकेट कीपर कौन है, आपका बेस्ट 1 डाउन बैट्समैन कौन है, तो आप इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हो टीम के लिए। रिजवान मैं समझता हूँ कि ही इज़ द बेस्ट विकेट कीपर, उसको कीपिंग क्यों नहीं कराई जा रही मेरी समझ से बाहर है। उसको चाहिए बाबर आजम के साथ ओपन करे, और जो आज़म खान है उसकी जगह आप किसी एक अच्छे प्योर बैट्समैन को ले आएँ तो ताकि आपका जो टीम का बैलेंस है वो बेहतर हो। अगर आप यही करते रहेंगे कि आपने आज दोनों को बना दिया, कल आपने किसी और को बना दिया, वो फेल हुई तो फिर आपने किसी और को बना दिया, तो ये सामने चीज़ आ जाती है कि यू डोंट नो, द सेलेक्टर्स डोंट नो एक्चुअली एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। और जो टीम सिलेक्शन है, जो आपकी मैनेजमेंट है, उसको भी ये नहीं पता। एक को बना दे तो फिर उम्मीद करते हैं कि शायद ये क्लिक कर जाए तो बात बन जाए। इस तरह काम होता नहीं दरअसल। देखिए ना सर, ये शादाब के पास क्या ऐसी गीदड़ संगी है सर कि वो नाकाम पे नाकाम होता है लेकिन टीम से आउट नहीं होता है। तो बहुत सारी दोस्तों की टीम सिलेक्ट हो गई है और ख़ुद चीफ सिलेक्टर सीनियर टीम मैनेजर बन के जा चुके हैं। इंग्लैंड उतरे थे और इंग्लैंड में बदतरीन शिकस्त हुई। वो तो 2 बारिश के मैचों ने, बारिश ने 2 दफ़ा पाकिस्तान को मज़ीद तबाही से बचाया, लेकिन 2 मैचेस में पाकिस्तान जो कि अभी अमेरिका और वेस्ट इंडीज़
वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर, सुनील गावस्कर साहब बड़ा नाम है, और अब ये हम नहीं कह सकते कि उन्होंने किसी नफ़रत में कहा है या फना कहा है, उनकी और भी प्रेडिक्शन रही है। इस दफ़ा वर्ल्ड कप की 4 फेवरेट टीम में पाकिस्तान शामिल नहीं है। उन्होंने जो दिया है वो ऑस्ट्रेलिया दिया है, इंग्लैंड दिया है, वेस्ट इंडीज़ दिया है और इंडिया दिया है। सर, आप अपनी टीम की कारकर्दगी देख रहे हैं मुसलसल, और सिलेक्शन भी देख रहे हैं। सुनील गावस्कर का आपका ये जो प्रेडिक्शन है वो आप उससे एग्री करते हैं सर? सर, ये मेरे लिए भी ये कहना कि मैं उसके साथ, गावस्कर के साथ एग्री करता हूँ या नहीं करता हूँ। सुनील गावस्कर को आई नो वेरी वेल, और उसने 2 प्रेडिक्शनें पास की भी की हुई थी। अच्छा। कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीतेगा, उसके बाद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि दोनों हो गई। उसकी जो प्रेडिक्शन थी, उसने कुछ, मेरा नहीं ख्याल है उसने किसी और वजह से कहा होगा। ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर और वो हमेशा सही बात करता है। तो उसने टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए, आपके लड़कों को देखते हुए उसने ये प्रेडिक्शन की होगी। चलिए सर, मैं आपसे पूछता हूँ इस वक्त आप, क्योंकि मैंने और भी लोगों के इंटरव्यू लिए थे, मोहसिन हसन खान और आपके ज़हीर अब्बास, ज़ाहिर है बड़े नाम हैं, ये भी आपके साथ खेले हुए हैं चंद लोग तो, और आपके अंडर मैनेजर भी खेला हुआ है लोगों ने। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि इस मौजूदा वर्ल्ड कप में, जिसके बारे में मुख्तलिफ क्रिकेटर ये कह रहे हैं कि ये एक एवरेज लेवल की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भेज दी गई है और सिलेक्शन पर बड़ा एतराज़ है, आप पाकिस्तानी टीम को कहाँ देखते हैं सर? क्योंकि उसके आपके जो उनकी जो टीम है जिसमें आयरलैंड भी है, अमेरिका भी है, कनाडा भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, तो क्या देखते हैं सर पाकिस्तान की टीम कहाँ ठहरती है यहाँ? सर, बात दरअसल ये है कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले नेचुरली सारी टीमें अपनी प्रैक्टिस करती हैं, अपना होमवर्क करती हैं। फिर आपके जो शुरू होने से पहले आपके जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये काम चलता रहे, अगर हार भी गए तो इट डजंट रियली मैटर। व्हाट मैटर इज़ कि जब एक्चुअली वर्ल्ड कप के मैचेस शुरू होते हैं और आपके जो मेन प्लेयर हैं वो एक सही वक्त पे आपको परफॉर्मेंस देते हैं, दे पीक एट द राइट टाइम। ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी टूर्नामेंट में चले जाएं, अगर आपकी टीम एक सही टाइम पे पीक करती है, ना अर्ली ना टू लेट, देन यू ऑलवेज हैव अ चांस। और अगर आपके मेन प्लेयर जो हैं, बैट्समैन जो हैं, बॉलर जो हैं आपके मेन हैं, वो क्लिक करते हैं तो यू हैव अ चांस। तो मैं पाकिस्तान की टीम को रेडिक्यूल नहीं करूँगा। इनमें इतनी सलाहियत है कि अगर दे प्ले विद दे फुल स्ट्रेंथ और फुल पोटेंशियल, वी हैव अ चांस। इनके लिए हमें मायूसी नहीं होनी चाहिए। एंड आई विश द पाकिस्तान टीम ऑल द बेस्ट। चलें सर, ये सबकी दुआ है पाकिस्तानियों की, लेकिन दुआओं से ये मसले हल नहीं होंगे। उसके लिए आपने बहुत से तरीके बताए हैं। मुझे ये बताएं सर, क्योंकि अभी अमेरिका ने, जो कि अभी टेस्ट कैप नहीं है उसके पास, उसने आपके बांग्लादेश को शिकस्त दे दी सर। बांग्लादेश टेस्ट कैप की टिकट टीम है और बड़ा मजबूत टीम रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के T20 में, क्योंकि आपका भी एक्सपीरियंस है और आप T20 वर्ल्ड कप जीतने के मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, क्रेडिट भी आपको जाता है, पाकिस्तानी टीम की जीत बैट्समैन पे होगी, बॉलर्स की कारकर्दगी पे ज़्यादा डिपेंड करेगी या बड़े स्कोर पे करेगी सर? सर, आजकल अगर आप देख लें, वो पहला ज़माना अच्छा था कि जब ये T20 शुरू हुई थी तो 120-130 स्कोर बड़ा अच्छा माना जाता था। अब तो ये है कि 200 भी, 225 भी सेफ नहीं होता। इस तरह की डिपेंड करता है कि आप कौन सी विकेट पे खेल रहे हैं। तो अगर जब वही मैंने बात की, अगर आपके बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, दरअसल ये जो T20 है ये बड़ा प्लानिंग
वाला खेल है दरअसल आ गया। अगर आप इसको प्लानिंग के साथ खेलेंगे, जो पहले 6 ओवर हैं, जो पावर प्ले है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम होता है। अगर आप पहले 6 ओवरों में 50-60 रन बना लेते हैं और एक आधा ही आउट होता, तो देन यू हैव अ चांस टू कंसोलिडेट, और आप 200 सवा 200 तक पहुँच सकते हैं। और ये इसके लिए आपको यू नीड अ क्रिकेटिंग सेंस। और जब ये आप देखते हो कभी 6 गेंदों में आपको 3 गेंदें ऐसी मिलेंगी जिस पे आप 2 चौके भी मार सकते, छक्का भी मार सकते हो, तो आप देख ले को ना 2 चौके छक्के कितने स्कोर हो गया। तो आपने विकेट थ्रो नहीं करनी, बल्कि आपने बॉलर्स के ऊपर अपने प्रेशर खुद क्रिएट करना है। वाइल टेक, अगर अच्छा गेंद आता तो आप उसको सिंगल लेके 2 करके दूसरी तरफ चले जाएं, तो आपने बॉलर के ऊपर हावी होना है, ना कि बॉलर को अपने आप को अपने ऊपर हावी कर देना है। सर आखिरी सवाल है, इसका जवाब चाहिए मुझे कि आपको मेरा ख्याल है वाहिद आप क्रिकेटर हैं जिसको पीएचडी की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है यूनिवर्सिटी से। ज़रा इसका बताएंगे सर थोड़ा सा कि ये आपको कब दी गई थी और कौन सी डिग्री और किस यूनिवर्सिटी ने दी थी? ये दरअसल सर लैंकास्टर यूनिवर्सिटी ने मुझे ये ऑनर दिया। ये दरअसल जब मैं डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट था पीसीबी का, तो आपको पता है एक ज़माने में जो सिक्योरिटी थ्रेट था, कोई भी टीम जो है वो पाकिस्तान आ नहीं सकती, आ ही नहीं रहे थे, दे वर नॉट कमिंग। तो उसमें जिम्बाब्वे पहली टीम थी जो कि पाकिस्तान में खेलने आई। फिर उसके बाद लैंकास्टर यूनिवर्सिटी की टीम पाकिस्तान का दौरा किया, वो लाहौर आए और 2-3 मैचेस खेले और बहुत अच्छा रहा। क्या कहते हैं, दे रियली एंजॉयड इट। और आके उन्होंने देखा कि पाकिस्तान पीस लिविंग कंट्री, यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं। तो एक बहुत बड़ा ये पीआर था लैंकास्टर यूनिवर्सिटी के लिए। और फिर वो जो परफॉर्मेंस थी, जो उनका टूर था, उसको देखते हुए उनका जो वाइस चांसलर था वो लैंकास्टर यूनिवर्सिटी का, वो भी पाकिस्तान आया। तो उसके जाने के बाद उन्होंने 5 महीने के बाद दे रोट मी अ लेटर कि हम चाहते हैं कि जो लैंकास्टर यूनिवर्सिटी आपको डॉक्टर ऑफ लॉ की ऑनररी पीएचडी डिग्री देना चाहती है, वुड यू एक्सेप्ट इट। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ऑनर था, तो मैंने किया। फिर उन्होंने मेरी पूरी फैमिली को बुलाया लैंकास्टर, मैं, मेरा बेटा, मेरी वाइफ और उसकी बीवी को उन्होंने बुलाया। और तो मैं तो आई वाज रियली बड़ी मेहरबानी सर आपकी। किसी स्टेज पे, किसी स्टेज वक्त आएगा, क्रिकेट भी चल रही है, वर्ल्ड कप भी चल रहा है, हम भी कभी कभी किसी अहम तरीन शख्सियात को, क्रिकेट को लेकर इन इशूज़ पे बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।